नमस्ते। प्रस्तुत हूँ मैं आत्म एवं व्यक्तित्व अध्याय के चौथे भाग पर, यानी कि चौथे वीडियो को लेकर। पिछले में हमने मनोगतिक उपागम की चर्चा की थी। इसमें कुछ और पश्च फ्रायडवादी, जो फ्रायड के बाद जो लोग हुए, उन्होंने अपनी क्या क्या विचारधाराएं दी, हम इस पर चर्चा करेंगे। देर न करते हुए हम अपने स्क्रीन शेयर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि इसके बाद जो फ्रायड के सिद्धांत के बाद, यानी मनोगतिक उपागम के बाद, फ्रायड का अनुसरण करते हुए बाद में कई सिद्धांतकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। इनमें से कुछ सिद्धांतकारों ने आरंभ में फ्रायड के साथ ही मिलकर काम किया था, किंतु आगे चलकर उन्होंने उस सिद्धांत में कुछ नई बातें जोड़ी, कुछ हटाई, तो इन्हें नव विश्लेषणवादी या पश्च फ्रायडवादी कहा जाने लगा। इनकी विशेषता यह है कि इनमें जो ईट की लैंगिक और आक्रामक प्रवृत्तियों की भूमिकाओं, अहंग के संप्रत्यय के विस्तार को कम महत्व दिया गया है। इनके स्थान पर सृजनात्मक क्षमता और समस्या समाधान योग्यता जैसे मानवीय गुणों पर बल दिया गया है। इन इसमें से कुछ सिद्धांतों का संक्षेप में नीचे हम आगे वर्णन करेंगे। कार्ल यूंग कार्ल यूंग के उद्देश्य और आकांक्षाओं पर अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि कार्ल यूंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के तहत बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिस्पर्धी शक्तियां एवं संरचनाएं काम करती है, न कि व्यक्ति और समाज की मांगों के बीच क्लेश होता है। इन्होंने यह भी दावा किया कि सामूहिक अचेतन जो होता है, उसमें आद्य प्ररूप या आद्य प्रतिमाएं होती है। ये व्यक्तिगत स्तर पर अर्जित नहीं की जाती, बल्कि वंशागत होती है। आदि प्ररूप मिथकों, स्वप्नों और मानव जाति को सभी कलाओं में पाए जाते हैं। इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं कि युंग ने अवचेतन मन के दो हिस्से बताए, वैयक्तिक और सामूहिक। किसी भी प्रजाति के मिथक, प्रतीक, सामूहिक आस्थाएं, कर्मकांड आदि व्यक्ति के सामूहिक अवचेतन मन में ही संचित रहते हैं। इसी का गंभीर तल है कि प्रजातीय अवचेतन, जिसमें प्रजातीय धरोहर संकलित होती है, इसमें अनेक तहें होती है, जैसे पशु जीवन, आदि मानव। ये देखिए, ये जो चित्र है, यह सामूहिक अचेतन को ही प्रदर्शित करता है कि एक अगर समूह है तो आपके जैसे भी पीछे बताया गया कि किसी भी प्रजाति में के मिथक, प्रतीक, सामूहिक आस्थाएं और भी अन्य चीजें उनकी सांस्कृतिक धरोहर होती है। तो ये एक समूह की कई विशेषताएं हैं जो कि उसके सामूहिक अचेतन में विद्यमान रहती है। यहाँ भी देखिए कि इस एक समूह में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। वो उत्साही हो सकता है, वो बहुत प्यार करने वाला हो सकता है, वो बहुत निर्दोष हो सकता है, वो नियमों को मानने वाला हो सकता है, वो जादूगर को हो सकता है, वो नायकत्व को प्रधानता देने वाला हो सकता है, वो रचना धर्मिता करने वाला हो सकता है, खोज पूर्णता करने की भावना उसमें रहती है। तो ऐसी कई बहुत सी विशेषताएं जब एक ही समूह में होती है तो हम उसे कहते हैं कि यह सामूहिक अचेतन की अवस्था है। दूसरा था कैरन हार्नी का आशावाद। हार्नी ने मानव समृद्धि और आत्म सिद्धि पर बल देते हुए मानव जीवन के एक आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हर लिंग के व्यक्तियों में गुण होता है। अब इसमें दो चीजें बताई। विक्षुब्ध अंतरवैयक्तिक संबंध, इस कारण बच्चा हतोत्साहित महसूस करता है। इसके मूल में माता पिता का बच्चे के प्रति व्यवहार हतोत्साहित करने वाला होता है। इसके परिणाम स्वरूप मूल दुश्चिंता उत्पन्न होती है। जैसे देखिए कि अगर उसके माता पिता लड़ते हैं तो बच्चे सहम जाते हैं और यह आजीवन उनके व्यक्तित्व पर असर डालता है। मूल दुश्चिंता, अत्यधिक प्रभुत्व या उदासीनता
का प्रदर्शन कर एवं अत्यधिक अथवा अत्यंत कम अनुमोदन प्रदान कर माता पिता बच्चों में एकाकीपन और असहायता की भावनाएं उत्पन्न करते हैं, जो उनके स्वस्थ विकास में बाधक है। यहाँ देखिए, एक बच्चा है वो स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है, लेकिन इतने नियम कानून उस पर इतने तरीके से पड़ते हैं कि उस बच्चे का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है और वह खुद को असहाय और एकाकी महसूस करने लगता है। इस पंजे को देखिए, कितना खूनी पंजा बनाया गया है, जो एक बच्चे के नाजुक मन पर कितना बुरा असर डालता है। फिर आते हैं एल्फ्रेड एडलर, उनकी जीवन शैली और सामाजिक अभिरुचि पर। एडलर के सिद्धांत को वैयक्तिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्यपूर्ण होता है। हम में से प्रत्येक में चयन और सर्जन की क्षमता होती है। देखिए, एक व्यक्ति है, उसमें किस तरह से, पहले हम इस चित्र को देखें। ये व्यक्ति है, उसके दिमाग में अगर कुछ चीजें बंद है तो किस तरह से उस उसको खोलने की कोशिश करता है और समस्या का समाधान ढूंढता है। व्यक्तिगत लक्ष्य, इसमें कुछ और भी टर्म हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य ही हमारी अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। जो लक्ष्य हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी कमी पर विजय पाने में सहायता करते हैं। अगर हमने एक गोल निर्धारित कर लिया, क्या कि हमारे परिवार की खुशी, खेल का परिणाम, वेलनेस यानी स्वास्थ्य, हेल्दी लिविंग, स्वस्थ जीवन शैली, पढ़ाई में सफलता, व्यक्तिगत विकास, करियर में विकास और वजन घटाने जैसे लक्ष्य भी हमें काफी सहायता करते हैं कि हम एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने में हम अपना पूरा सामर्थ्य लगा दें। फिर आता है हीनता मनोग्रंथि। प्रत्येक व्यक्ति कभी काम, कभी ज्यादा इससे ग्रसित, प्रत्येक व्यक्ति कभी इससे कम और कभी ज्यादा ग्रसित होता है। अपर्याप्त एवं अपराध बोध की भावनाएं हीन भावना को जन्म देती है। यह व्यक्तित्व विकास को अवरुद्ध करती है। देखिए, दो लोग हैं, इस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बच्ची को लग रहा है कि ये दोनों तो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। ये खुद को, अपने आप को हीन महसूस करने लगती है कि जरूर मुझ में कुछ कमी है जिस वजह से लोग मुझ पर हंसते हैं। ये लोग यहाँ भी देखिए कि एक व्यक्ति बॉसिज्म दिखा रहा है और बाकियों को नकारात्मक भावनाओं से भर रहा है। इसी तरह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ये साइकिल है। इसे किस तरह से यह साइकिल चलता जाता है और एक दूसरे को प्रभावित करता रहता है। अब आते हैं एरिक फ्रॉम पर। एरिक फ्रॉम ने अपना सिद्धांत उन्मुखता के संदर्भ में विकसित किया। उन्होंने मनुष्य को मूल रूप से सामाजिक प्राणी माना है। फ्रॉम का विचार है कि चरित्र विशेषक दूसरों के साथ हमारे होने वाले अनुभवों से बनते हैं। यहाँ देखिए, दूसरों के साथ किस तरह संबंध है। स्वतंत्रता की इच्छा और न्याय का सत्य के लिए संघर्ष। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, यहाँ तक कि जानवर, पंछी सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक व्यक्ति देखिए, यहाँ जाल में कैद है, तो वह बाहर के आकाश को कितने हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। स्वतंत्रता की इच्छा तो हर मनुष्य में होती ही है। न्याय एवं सत्य के लिए संघर्ष पर भी हम आते हैं। तो अगर हम न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, सत्य के लिए संघर्ष करते हैं, महात्मा गांधी का उदाहरण एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने जीवन पर्यंत इस चीज के लिए संघर्ष किया और उनके रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आती है। एरिक एरिक्सन, अनन्यता की खोज यानी कि पहचान की खोज। एरिक्सन का मत है कि युवकों को अपने लिए एक केंद्रीय परिप्रेक्ष्य और एक दिशा निर्धारित करनी चाहिए जो उन्हें एकत्व और उद्देश्य का सार्थक अनुभव करा सके। अब हम देखते हैं कि पहचान का संकट यानी अनन्यता का संकट क्या है। एक व्यक्ति
अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसकी अगर सही से पहचान नहीं बन पा रही है जो वह चाहता है, वो तो वो एकदम उलझा हुआ सा खुद को महसूस करता है कि मैं क्या हूँ, मैं उसे प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचा रहा हूँ, इसलिए लोग मेरे संबंध में सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मैं कैसा हूँ। वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। इसी तरह यह व्यक्ति भी, इसके मस्तिष्क में भी कई चीजें चल रही हैं कि मैं अपने आप को किस तरह व्यक्त करूं ताकि ये जो प्रश्न चिन्ह मुझ पर लग रहे हैं ये समाप्त हो जाएं। एरिक्सन के जीवन अवधि में विकास की 8 अवस्थाएं थी। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम लज्जा, पहल बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता। हम यहाँ इसको इस तरह से भी देखेंगे कि अगर विश्वास उत्पन्न होता है तो वहां अविश्वास खत्म हो जाता है। विश्वास नहीं का मतलब अविश्वास है। अगर आप स्वायत्त हैं तो आपको लज्जा का सामना करना नहीं होगा। अगर आप पहल करते हैं तो आप में दोष उत्पन्न नहीं होगा। परिश्रम करते हैं तो आप में हीनता की भावना नहीं आएगी। पहचान बनाते हैं तो संभ्रांति न होगा। घनिष्ठता अगर है तो अलगाव की समाप्ति हो जाएगी। जननात्मकता है तो स्थिरता आएगी। अगर संपूर्णता है तो वहां निराशा नहीं होगी। इसके बाद हम आते हैं व्यवहारवादी उपागम पर। व्यवहारवादियों के लिए व्यक्तित्व की संरचना इकाई अनुक्रिया है। प्रत्येक अनुक्रिया एक व्यवहार है जो किसी विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए प्रकट की जाती है। व्यवहारवादी परिभाषा करने योग्य, प्रेक्षणीय और मापन योग्य प्रदत्तों में ही विश्वास करते हैं या उनको महत्व देते हैं। सांस्कृतिक उपागम, यह उपागम पारिस्थितिक और सांस्कृतिक पर्यावरण विशेषताओं के संदर्भ में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। आर्थिक प्रणाली भी इनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। ये सभी तत्व बच्चे के सीखने के वातावरण का निर्माण करते हैं और उस पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, जो सांस्कृतिक वातावरण है, अगर कोई एक आदिवासी ही कह लें तो उनमें तीर धनुष चलाना आम बात है। उनके जेवर पहनने के ढंग ऐसे होंगे। देखिए, ये महुआ जैसी चीजें वे चुनकर लाते हैं। उनके तीज त्योहार इस तरह से होते हैं। अब हम आते हैं मानवतावादी उपागम पर। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने इस सिद्धांत को जन्म दिया। लोग पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति, लोग अपनी क्षमताओं, संभाव्यताओं और प्रतिभाओं को संभव सर्वोत्कृष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। एक आदर्श आत्म वह होता है जो वो बनना चाहता है। ऐसा न होने पर असंतोष उत्पन्न होता है। लोगों में आत्मसिद्धि के माध्यम से आत्म संप्रत्यय को ज्यादा विस्तारित करने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ हम देखें कि हमें अगर आत्म संप्रत्यय किसी चीज का होता है और अनुभव होता है तो अनुभव अलग चीज है और आत्म संप्रत्यय अलग चीज है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो चीजें कॉमन आती है, यानी कि दोनों में चीजें जो उभर कर सामने आती है, तो उसे संगति कहते हैं और इससे व्यक्ति सुसमायोजित होता है। विसंगति में देखिए कि आत्म संप्रत्यय आपका कुछ है, अनुभव कुछ है, और इन दोनों के बीच में जो चीजें उभर कर आती है वो सामान्य रूप से दोनों में नहीं पाई जाती है। इसे हम विसंगति कहते हैं और ऐसा व्यक्ति कुसमायोजित होता है। ये हमने पहले भी बताया है कि मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत पर है। तो सबसे नीचे शारीरिक जरूरत होती है, फिर सुरक्षा की जरूरत होती है, फिर तादात्म्यता या संबंध की जरूरत होती है, फिर आत्मसम्मान, फिर स्व प्रत्यक्षीकरण की जरूरत होती है। अशर्त सकारात्मक आदर। अब अशर्त सकारात्मक आदर क्या चीज है, इस संबंध में थोड़ी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप कहते हैं कि हम इसमें हमारी कोई शर्त नहीं है, हम स्वाभाविक तौर पर उससे प्यार करते हैं। अशर्त सकारात्मक आदर का वातावरण ऐसे निर्मित किया जाए ताकि लोगों के आत्म संप्रत्यय की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को किसी शर्त पर प्यार नहीं करती, वो अशर्त है। अब देखते हैं सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। यह रोजर्स ने विकसित किया। मूल रूप से इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है मनोविज्ञान में,
वो सेवार्थी केंद्रित होगी। सेवार्थी कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई समाज हो सकता है। तो हम अपने आप को उसी पर केंद्रित करेंगे। यहाँ देखिए 2 ही लोग हैं, तो इसमें एक सेवार्थी है और एक परामर्शी है। तो इसने अपने आप को उस पर केंद्रित किया हुआ है। अब एक आते हैं मैस्लो की आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि वह अवस्था होती है जिसमें लोग अपनी संपूर्ण संभाव्यताओं को विकसित कर चुके होते हैं। ये बस जस्ट एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति है जो अपने आप, उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी, जितनी भी संभावनाएं हैं, उसको उसने विकास करके पूर्णता की प्राप्ति कर ली है। इसका ये पोस्चर बता रहा है कि ये कितना खुश है अपनी पूर्णता पर। इसके बाद हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। कार्ल युंग के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? सुमेलित करें। रोजर्स के सिद्धांत में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? सांस्कृतिक उपागम में यह प्रत्यय मुख्य नहीं है। तो ये तो थी हमारे आज के चौथे वीडियो में आत्म एवं व्यक्तित्व के चौथे भाग को प्रदर्शित किया हमने। इसमें एक और भाग बचा हुआ है, इसे मैं जल्द ही लेकर आपके पास आऊंगी। अभी फिलहाल इतना ही।